Hi guys, I am your English tutor Anurag Rai. In this video, I am going to explain important questions and answers of the second chapter from your English textbook Flamingo, class 12th. The name of the chapter is Lost Spring, Stories of Stolen Childhood, written by Anis Jung. There will be thorough translation and explanation of the questions and answers from English to Hindi. Dear students, in my previous video, I have already explained the important questions and answers of your first chapter from Flamingo book. In this chapter, I am going to explain important questions and answers of chapter 2, Lost Spring, Stories of Stolen Childhood, written by Anis Jung. So, I am going to explain the questions and answers in Hindi so that it may be easier for you to learn and memorize them. But before starting the questions and answers, I would like to request you once more. If you like my videos and find them useful to you, then please subscribe my YouTube channel Anurag Rai English Tutor. And please don't forget to hit the bell icon so that you may get the notifications of my latest uploads and updates on my YouTube channel Anurag Rai English Tutor. तो स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं. जैसा कि मैंने चैप्टर का नाम अभी दो बार बताया, तीसरी बार भी बताता हूं. अनीस जंग के द्वारा लिखा गया ये चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. इस चैप्टर को जो है दो भागों में बांटा गया है. एक भाग में जैसा कि आप जानते ही हैं, एक बच्चे साहिब के बारे में वर्णन किया गया है, उसकी पॉवर्टी, उसकी गरीबी के बारे में वर्णन किया गया है. दूसरे पार्ट में जो है फिरोजाबाद, जहां पर कांच की चूड़ी बनाने के उद्योग हैं, वहां के हालात और वहां के किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में वर्णन किया गया है. तो एमपी बोर्ड की बुक से फर्स्ट जो हेडिंग है थिंक एज यू रीड, इसके क्वेश्चंस हम लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स, वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम. तो तीन क्वेश्चंस एक ही में पूछे गए हैं. पहला तो ये कि साहिब नाम का वो बच्चा गार्बेज डंप्स में से, यानी कचरे कूड़े के ढेर जो थे उनमें से वो क्या ढूंढ रहा था, क्या ढूंढ रहा है वो, और वो अभी कहां पर है और वो कहां से आया है. तो आंसर है साहिब इज लुकिंग फॉर गोल्ड, ब्रैकेट में है रुपी और कॉइन, इन द गार्बेज डंप्स. साहिब जो है कचरे के ढेरों में से गोल्ड, सोना ढूंढ रहा है. ब्रैकेट में रुपए या कुछ जो कलदार होते हैं, सिक्के होते हैं, रुपए पैसे, वो ढूंढ रहा है. सोना तो जो है अनीस जंग जो है, तो राइटर ने एक व्यंग में लिखा है, सटायर में लिखा है व्यंग में, कि वो सोना ढूंढ रहा है कचरे के ढेर में से. एक्चुअली साहेब इतना ज्यादा गरीब है कि उसे कचरे के ढेर में कभी कभार रुपए, 2 रुपए मिल जाते हैं, कभी कभी 5 का नोट भी मिल जाता है. तो वो इतना गरीब है कि उसके लिए वो रुपए, 2 रुपए मिल जाना, 5 रुपए मिल जाना ही किसी सोने के मिलने से कम नहीं है. इसलिए लेखक ने जहां पर गोल्ड का प्रयोग किया है. एक्चुअली गोल्ड नहीं है, वो रुपए या 2 रुपए ढूंढ रहा है कि कभी मिल जाए तो, क्योंकि उसे पहले मिल चुके हैं. ही इज इन द नेबरहुड ऑफ द ऑथर. वो साहिब जो है वो ऑथर के, राइटर के पड़ोस में है. साहिब हैज कम फ्रॉम बांग्लादेश. साहिब जो है बांग्लादेश से आया है. हिज हाउस वॉज सेट एमिडस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका. उसका मकान जो है वो बांग्लादेश की राजधानी ढाका के हरे भरे खेतों के बीच हुआ करता था किसी समय पे. ही केम विद हिज मदर इन 1971 when storms swept away their fields and homes. वो यहां दिल्ली के पास सीमापुरी इलाके में
अपनी मां के साथ 1971 के साल में वर्ष में आ गया था बांग्लादेश से इंडिया, दिल्ली के पास सीमापुरी के इलाके में 1971 में आ गया था। वो तब आ गया था जब वहां बांग्लादेश में कुछ आंधी तूफान जो है उन्होंने उनके खेत और मकानों को उड़ा डाला था। अब आप ये सोचेंगे कि आंधी तूफान खेत को कैसे उड़ा डालेंगे, कोई मकान हो, कच्ची झोपड़ी सी हो तो उसे तो शायद आंधी तूफान उड़ा सकते हैं, खेत कैसे। यहां पे आंधी तूफान का आशय नेचर के द्वारा आने वाली आंधी तूफान से नहीं है, बल्कि जिंदगी में जो कभी आंधी तूफान आती है, कभी किसी के साथ बहुत बुरा समय आ जाए तो उसे भी आंधी का रूप दिया गया है कि बहुत बुरा समय आने पे इंसान का सब कुछ चला जाता है, मकान बेचना पड़ जाता है, कोई जमीन हो तो वो बेचनी पड़ जाती है। तो ये आशय है लेखक का कि आंधी ने उनका खेत उड़ा दिया, यानी कि बुरा समय ऐसा आया, बुरे समय की आंधी ऐसी आई कि जिसके कारण उन्हें अपना जमीन अमीन खेत वेत बेचना पड़ा होगा और काम धंधे की तलाश में इंडिया आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट एक्सप्लेनेशंस डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रन नॉट वियरिंग फुटवेयर। बच्चों के द्वारा पैरों में जूते ना पहनने के लिए लेखिका जो है क्या स्पष्टीकरण देती है, लेखिका अनीस जंग इस बात के लिए क्या स्पष्टीकरण देती है कि बच्चे जो है पैरों में जूते चप्पल नहीं पहने तो वो क्यों नहीं पहने हैं। आंसर में बोलते हैं, द एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड बाय द ऑथर इज दैट इट इज अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट। लेखिका के द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण ये है कि बच्चे साहेब और उसके जो दोस्त वगैरह हैं, ये लोग पैरों में कोई फुटवियर जूते चप्पल इसलिए नहीं पहनते हैं कि ये उनके यहाँ परंपरा सी है, एक तरह से गांव देहात में या गरीबों के यहाँ परंपरा सी है नंगे पांव घूमना। तो आगे है, इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, ये धन की कमी के कारण नहीं है। कई जगह गांव देहात में या कई जगह आप गरीबों के यहाँ देख सकते हैं कि बच्चे ऐसे ही खुले मैदानों में आसपास नंगे पांव बिना जूते चप्पल के दौड़ भाग रहे हैं, खेल रहे हैं। भले उनके पास जूते चप्पल हो भी, लेकिन वो आमतौर पे पहनते नहीं है, यहां वहां सड़कों पे आसपास खेलते हैं तो नंगे पांव ही दौड़ते भागते रहते हैं। तो ये एक परंपरा सी भी है। शी वंडर्स इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। लेखिका को बड़ा आश्चर्य होता है कि एक परपेचुअल स्टेट यानी चिर स्थायी अवस्था, लंबे समय से चली आ रही, हमेशा के लिए स्थायी चिर स्थायी गरीबी की अवस्था को समझाए जाने का यह भी कोई बहाना या स्पष्टीकरण हो सकता है कि परंपरा है इसलिए नहीं पहनते। इस पर लेखिका को आश्चर्य होता है। शी ऑल्सो रिमेंबर्स द स्टोरी ऑफ अ पुअर बॉय हु प्रेड टू द गॉडेस फॉर अ पेयर ऑफ शूज। लेखिका को एक ऐसे लड़के की भी कहानी ध्यान आती है जो मंदिर जाकर देवी की प्रार्थना करता था, पूजा करता था और देवी से प्रार्थना में जो है एक जोड़ी जूते की मांग किया करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, एक्सप्लेन। क्या साहेब टी स्टॉल में चाय के ठेले पर काम करके खुश है, इसे समझाइए। यहां मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आप इसी चैप्टर का मेरा वीडियो लेक्चर अगर देखेंगे तो उसमें मैंने पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन किया हुआ है। साहेब जो है एक रैक पिकर है। रैक पिकर मतलब कचरे कूड़े के ढेर पे से कुछ काम की चीज बीनने वाले जो गरीब बच्चे होते हैं कि कोई टूटी फूटी प्लास्टिक की बोतल, मिनरल वाटर आदि की, सॉफ्ट ड्रिंक्स की बोतल होती हैं, कांच की बोतल या कोई जूते चप्पल वगैरह ऐसे मिल जाते हैं, उनको इकट्ठा करते रहते हैं और कबाड़े के यहाँ जाकर बेच देते हैं। तो साहेब जो है वो रैक पिकर था, लेकिन रैक पिकिंग में अक्सर ये होता है कि कभी कभी कचरे के ढेर में पूरा दिन छानने बीनने के बाद भी कुछ मिलता नहीं है, तो वो एक चाय की दुकान पर नौकरी करने लगा। मगर वो वहां पर खुश नहीं था, क्योंकि पहले वो अपने खुद के काम का मालिक हुआ करता था, भले कचरा बीनने का काम था, लेकिन अब वो है किसी के यहाँ नौकर है और उसे अपने मालिक की डांट भी सुननी पड़ती है। तो आंसर है नो, साहेब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। नहीं, साहेब चाय की दुकान पर काम करके खुश नहीं है। ही इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, क्योंकि अब वो अपने स्वयं के बिजनेस का मालिक नहीं है। हिज फेस हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक। उसके चेहरे पर जो बेफिक्री या लापरवाह
जो हाव भाव होते थे वो अब जा चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी सो टाइटली ओवर हिज शोल्डर। और चाय की केतली जो है वो चाय ले जा के लोगों को देता था, तो चाय की जो केतली है वो उसको उस प्लास्टिक के थैले या कट्टे से ज्यादा भारी लगती है, जिसको वो मजबूती से अपने कंधे पर उस प्लास्टिक के कट्टे को, थैले को कंधे पर लाद कर घूमा करता था, जिसमें कचरे में पाई जाने वाली कोई चीजें डालता था। उससे ज्यादा भारी उसको वो स्टील का कैनिस्टर चाय का लगता है। द बैग वॉज हिज, क्योंकि वो जो प्लास्टिक का जो थैला था वो उसका स्वयं का था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप। और चाय का जो चाय की केटली या चाय के लिए जो केटली या वो स्टील की डोलची जो है, जिसको दूध लेने जाता है वो कभी, तो वो जो है वो उस व्यक्ति का है जो चाय की दुकान का मालिक है, जिसके यहां साहेब नौकरी करता है। अगली हेडिंग है थिंक एज यू रीड। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। फिरोजाबाद शहर को क्या बात प्रसिद्ध या लोकप्रिय बनाती है। द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। फिरोजाबाद शहर अपनी कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। फिरोजाबाद का प्रत्येक दूसरा परिवार कांच की चूड़ी बनाने के कारोबार में लिप्त है, लगा हुआ है। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। फिरोजाबाद जो है ये भारत का कांच पिघलाकर कांच से चूड़ी बनाने वाले उद्योग का एक केंद्र है। आगे है, फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, वेल्डिंग ग्लास, मेकिंग बैंगल्स फॉर द विमेन इन द लैंड। और फिरोजाबाद में बहुत सारे परिवारों ने अपनी पीढ़ियां खपा दी, उनकी पीढ़ियों से चला आ रहा है। बुजुर्ग आदमी, फिर उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, बहुत सारे परिवारों ने अपनी पीढ़ियां लगा दी कांच की चूड़ियों को बनाने वाले जो कारखाने हैं उनकी भट्टियों के इर्द गिर्द काम करते हुए। कांच को जब वो गोल गोल चूड़ी बनाते हैं तो उसको वेल्ड करते हैं। वेल्ड करने में और इस धरती पे, भारत भूमि पे रहने वाली लगभग सभी महिलाओं द्वारा पहने जाने वाली इन चूड़ियों का निर्माण करने में कई सारे परिवारों ने अपनी पीढ़ियां लगा दी। आगे अगला क्वेश्चन है, मेंशन द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री। कांच की चूड़ियों को बनाने वाले जो उद्योग हैं उनमें काम करने के जो खतरे हैं, हैजार्ड्स हैं, उनका वर्णन कीजिए। तो आंसर है, बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स सिट इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैंप्स। तो ये कह रहे हैं कि लड़के लड़कियां जो कांच के चूड़ी बनाने के काम में लिप्त होते हैं वो अपने माता पिता के पास अपनी अंधेरी झोपड़ियों में, अपनी अंधकार से भरी झोपड़ियों में बैठे कांच की चूड़ियों का काम करते रहते हैं। और बहुत डिम रोशनी में, बहुत ही हल्की रोशनी में, मध्यम डिम रोशनी में जो ऑयल लैंप्स जो होते हैं, तेल और बत्ती से जलने वाले जो दिए से होते हैं, जिनकी लौ जो है एक तरफ स्थिर भी नहीं होती, हवा से हल्की टिमटिमाती हिलती डुलती रहती है, उसकी मध्यम हल्की रोशनी में काम करते हैं। दे वेल्ड पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्कल्स ऑफ बैंगल्स। वो रंग बिरंगे कांच को पिघला करके गोल गोल बना करके उनको वेल्ड करते हैं। देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड। उनकी आंखें जो हैं वो बाहर की खुली रोशनी की तुलना में अंदर जो डार्कनेस है, अंधेरापन सा है, कम रोशनी है, उनके प्रति ज्यादा एडजस्टेड हो चुकी हैं। दे ऑफन एंड अप लूजिंग आईसाइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स। और ये बच्चे अक्सर वयस्क होने से पहले ही अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं।
Even the dust from polishing the glass of bangles is injurious to eyes. Many workers have become blind. यहां तक कि जो कांच की चूड़ियों को बनाने के बाद जो उसका पॉलिशिंग का काम होता है, तो पॉलिशिंग भी जो है कांच के बहुत ही फाइन पाउडर, कांच के बहुत बारीक पाउडर से पॉलिशिंग का काम होता है। तो वो पॉलिशिंग करने में पाउडर तो उड़ेगा, जैसे हम कभी नहा के आने के बाद टेल्कम पाउडर भी लगाते हैं अपनी बॉडी पे, टेल्कम पाउडर लगाते हैं, तो पाउडर की जो फाइन मिस्ट होती है, डस्ट होती है, वो उड़ती है, कभी कभी हमारे चेहरे पे भी आ जाती है, उड़ करके आंखों में भी आ जाती है। तो वो कांच की चूड़ी पे कांच के बहुत फाइन पाउडर से पॉलिशिंग का काम करते हैं, तो वो उड़ता भी है पाउडर। लंबे समय तक काम करते करते वो कांच का बारीक पाउडर उड़ के उनकी आंखों में भी जाता होगा, तो उससे उनकी लंबे वर्षों तक काम करते रहने से आंखों की रोशनी खत्म हो जाती है। कई सारे कारीगर जो हैं वो अंधे हो चुके हैं इससे। अगला क्वेश्चन है, हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली? मुकेश की स्थिति अपने परिवार की स्थिति से किस प्रकार से जुदा है, अलग है? तो आंसर में कहते हैं, मुकेश ग्रैंडमदर थिंक्स दैट द गॉड गिवन लाइनेज कैन नेवर बी ब्रोकन। मुकेश की दादी को यह लगता है कि भगवान की दी हुई वंशावली को कभी तोड़ा नहीं जा सकता। मुकेश की दादी को ऐसा लगता है कि उनके दादा भी कांच की चूड़ी बनाते थे, उसके बाद उनका बेटा बनाने लगा, फिर उनका पोता मुकेश बनाने लगा, तो उन्हें लगा कि हम तो पीढ़ी दर पीढ़ी इसी को काम को करने के लिए बने हैं, हमारी पीढ़ियां तो कांच की चूड़ियों का काम करते करते ही गुजरेंगी। तो दादी को, मुकेश की दादी को लगता है कि भगवान की बनाई हुई वंशावली को कोई तोड़ नहीं सकता। हर सन एंड ग्रैंड सन्स आर बोर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर्स। उनका बेटा यानी मुकेश के पिता और उनके पोते यानी मुकेश और मुकेश का बड़ा भाई, ये चूड़ी बनाने वालों की जाति के घर में पैदा हुए हैं। दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स। उन्होंने चूड़ियों के अलावा, चूड़ियों के सिवा और कुछ नहीं देखा है। मुकेश फादर हैज टॉट देम व्हाट ही नोज, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। मुकेश के पिता ने मुकेश और मुकेश के बड़े भाई को, यानी मुकेश के पिता ने अपने दोनों बेटों को, मुकेश और उसके बड़े भाई, अपने दोनों बेटों को वो कला सिखाई है जो उन्हें आती थी, यानी चूड़ी बनाने की कला। बट मुकेश वॉन्ट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक। लेकिन मुकेश जो है चूड़ी बनाने वाला वर्कर नहीं बनना चाहता। वो हमेशा चूड़ी बनाने वाला वर्कर ही नहीं बना रहना चाहता, वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, गाड़ी रिपेयर करने वाला मैकेनिक बनना चाहता है। वो चाहता है कि उसका छोटा मोटा गैरेज हो, तो वो अपने खुद के काम का मालिक हो जाए। बल्कि चूड़ी बनाने वाला कारीगर के रूप में वो अभी किसी फैक्ट्री वाले के यहाँ पे नौकर है, तो वो अपना खुद का मालिक बनना चाहता है। इसके लिए वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ही विल गो टू अ गैरेज एंड लर्न, दो द गैरेज इज फार अवे फ्रॉम हिज होम। वो किसी गैराज जाएगा काम सीखने के लिए, हालांकि गैराज जो है वो उसके घर से काफी दूर है। अब अगली हेडिंग आती है अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। इस हेडिंग के फर्स्ट क्वेश्चन में हम लेते हैं, व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजंस फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपुल फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज। ये कह रहे हैं कि गांवों से, विलेजेस से, गांवों से निकल कर शहर में आ जाना, कई गांव वाले जो हैं माइग्रेट करके, पलायन करके, गांव से पलायन करके शहर में आ जाते हैं। तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो आंसर में कहते हैं, देयर कुड बी मैनी फैक्टर्स दैट कॉज माइग्रेशन ऑफ पीपुल फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज। इसमें कई सारे फैक्टर्स, कई सारे तत्व हो सकते हैं जिसके कारण गांवों से पलायन कर करके लोग शहरों में आ जाते हैं। द मेजर ऑफ देम इज इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। इन तत्वों में सबसे बड़ा जो तत्व या कारण है वो है आजीविका या रोजी रोटी की तलाश। काम धंधा, आजीविका या रोजी रोटी चलाने की तलाश। सिटीज प्रोवाइड जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट एंड अदर मीन्स ऑफ गेटिंग फूड। शहरों में जो है गांवों की तुलना में ज्यादा नौकरियां हैं। शहर जो है नौकरियां देते हैं, रोजगार देते हैं और भोजन प्राप्ति के कई अन्य जरिए
या माध्यम या साधन भी उपलब्ध कराते हैं। अदर रीजंस में भी बेटर सिविक हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज। अन्य कारण ये भी हो सकते हैं कि शहरों में ज्यादा बेहतर नागरिक सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा से संबंधी सुविधाएं शहरों में ज्यादा बेहतर हैं। सम पीपुल आर फोर्स्ड टू माइग्रेट when natural disasters like flood, drought, famine, etc. destroy their houses. कुछ लोग गांवों से पलायन करके शहर में आने के लिए इसलिए भी बाध्य हो जाते हैं कि कुछ प्राकृतिक आपदाएं, नेचुरल डिजास्टर्स मतलब प्राकृतिक आपदाएं या विपत्तियां, जैसे फ्लड, बाढ़ आ जाती है, ड्राउट जो है सूखा पड़ जाता है, फेमाइन अकाल आ जाता है। इस तरह की जो प्राकृतिक आपदाएं हैं जो उनके खेतों को, फसलों को नष्ट कर देती हैं, उनके कारण भी वो काम धंधे, रोजी रोटी की तलाश में, रोजगार की तलाश में शहर आ जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, व्हाट फोर्सेस कॉन्स्पायर टू कीप द वर्कर्स इन द बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पॉवर्टी। फिरोजाबाद की कांच की चूड़ी बनाने वाले उद्योगों में काम करने वाले जो वर्कर्स हैं, उनको कौन सी शक्तियां हैं जो हमेशा गरीबी में ही जकड़े रखती हैं, गरीबी में ही जकड़े रखने का षड्यंत्र करती हैं उन वर्कर्स को, वो कौन सी शक्तियां हैं? तो आंसर में कहते हैं द अनफेवरेबल सोशल एंड लीगल सिस्टम। ये कॉमा लगा के कई सारे पॉइंट्स हैं तो मैं आपको टुकड़ों में बताता चलता हूं। द अनफेवरेबल सोशल एंड लीगल सिस्टम, तो ये कह रहे हैं अनफेवरेबल यानी प्रतिकूल सामाजिक और न्यायिक व्यवस्था। एक ये मनी लेंडर्स यानी साहूकार, ब्याज पर पैसा देने वाले लोग, जो एक बार गरीब वर्कर्स को कोई कुछ जरूरत पड़ने पे, जैसे बच्चों की शादी के समय या बच्चों की एजुकेशन के लिए या कुछ और जरूरत के समय पे ब्याज पर पैसा दे देते हैं, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दे देते हैं, ऊंची ब्याज की दर पर दे देते हैं, और वो बेचारे गरीब कारीगर जो हैं ब्याज भी नहीं चुका पाते, मूल रकम चुकाना तो बहुत दूर है, और वो हमेशा उसी गरीबी में बने ही रहते हैं। तो मनी लेंडर्स, साहूकार लोग भी, और अनफेवरेबल प्रतिकूल सामाजिक और न्यायिक व्यवस्था, ये भी, द मिडिल मैन एटसेट्रा, और जो बिचौलिए या मध्यस्थ लोग हैं इत्यादि, वो लोग, ये लोग क्या करते हैं, कीप द वर्कर्स इन द बेंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पॉवर्टी। ये लोग फिरोजाबाद की कांच की चूड़ियों के उद्योग में काम करने वाले कारीगरों को, कामगारों को गरीबी में ही बनाए रखते हैं। टुगेदर दे इम्पोज अ हैवी बर्डन ऑन देम। ये सब लोग मिलकर बहुत भारी बोझ इन वर्कर्स पर लाद देते हैं। अगली हेडिंग है टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट। इस हेडिंग का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इन योर ओपिनियन कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम। हाउ इन योर ओपिनियन कैन मुकेश रियलाइज हिज ड्रीम, मतलब कि आपके अनुसार मुकेश अपने सपने को कैसे साकार कर सकता है, कैसे पूरा कर सकता है। कौन सा सपना, मुकेश का कौन सा सपना? अभी हमने एक दो क्वेश्चंस बैक अगर जाएं तो मैंने एक्सप्लेन किया था कि मुकेश का सपना था कि वो चूड़ी बनाने वाला कारीगर ना बना रहे, मोटर मैकेनिक बने। तो मोटर मैकेनिक बनने का, अपना खुद का मोटर गैराज होने का सपना आपके अनुसार, यानी कि हम लोगों के अनुसार, मुकेश कैसे पूरा कर सकता है? तो आंसर में कहते हैं मुकेश, ये इसमें अननेसेसरी पोर्शन ज्यादा दिया हुआ है, इसमें थोड़ा सा छोटा करके एक्सप्लेन करता हूं। ये क्वेश्चन जो है अननेसेसरी लेंदी किया हुआ है। हाँ, तो इस आंसर को हम यहां से एक्सप्लेन करते हैं। इन ऑर्डर टू अचीव हिज ड्रीम ही विल हैव टू ओवरकम मैनी हर्डल्स। अपने सपने को प्राप्त करने के लिए या साकार करने के लिए मुकेश को जो है कई सारी हर्डल्स मतलब बाधाएं, रुकावटें,
इनको पार करना होगा, इनका सामना करना होगा, इनको पार करना होगा, इन पे विजय प्राप्त करनी होगी। द वेरी फर्स्ट ऑफ देम इज मनी। और ये जो हर्डल्स हैं, ये रुकावटें या बाधाएं हैं, इनमें सबसे पहली जो है पैसे की बाधा है। क्यों? क्योंकि बताया था कि गैराज जो है मुकेश के घर से काफी दूर है और मुकेश इतना गरीब है कि उसके पास रोज रोज गैराज तक पहुंचने के लिए टेम्पो या रिक्शा आदि का पैसा, फिर वहां से रोज उसमें बैठकर आने के लिए इतना नहीं है। तो पहली रुकावट जो है, पहली बाधा जो है वो पैसे की है। ही विल हैव टू अर्न सम मनी हिमसेल्फ। उसे, हमारे अनुसार उसे कुछ पैसा, कोई छोटा मोटा पार्ट टाइम काम करके कुछ पैसा उसे स्वयं कमाना होगा। द गैराज इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। गैराज जो है उसके घर से काफी दूर है। ही विल हैव टू वॉक दिस डिस्टेंस इन ऑर्डर टू लर्न द वोकेशन एंड रिक्वेस्ट द ओनर टू टेक हिम इन एंड गाइड हिम ऑन हिज जर्नी टू बी अ मैकेनिक। तो ये कह रहे हैं कि मुकेश को जो है इतनी लंबी दूरी, अपने घर से जो काफी दूर जो गैराज है वो उसको रोज सुबह पैदल तय करना होगा, पैदल जाना होगा। शाम को वहां से लौट के आने के बाद भी उसे इतनी लंबी डिस्टेंस पैदल चल के आनी होगी। और क्या करना होगा? एंड रिक्वेस्ट द ओनर टू टेक हिम इन एंड गाइड हिम ऑन हिज जर्नी टू बी अ मैकेनिक। और वो मोटर गैराज का जो मालिक है उससे उसे निवेदन करना होगा कि वो उसे काम पर ले लें, अपने गैराज में ले लें और उसे मार्गदर्शन देकर काम सिखाएं, मोटर मैकेनिक का काम सिखाएं। मोटर मैकेनिक बनने की जो उसकी यात्रा है उस तक पहुंचने के लिए, उसको ट्रेवल करने के लिए, उस यात्रा को ट्रेवल करने के लिए उसे मोटर गैराज के मालिक से निवेदन करना होगा कि वो उसे मोटर रिपेयरिंग का काम सिखाएं। पेशेंस, हार्ड वर्क, फर्म विल एंड डिटर्मिनेशन विल हेल्प हिम रियलाइज हिज ड्रीम। आगे हमारे अनुसार हमको यह भी लगता है कि पेशेंस मतलब धैर्य, क्योंकि धैर्य रखना होगा, कई वर्ष लगेंगे उसको एक परफेक्ट मोटर मैकेनिक बनने में, तो पेशेंस, धैर्य रखना होगा। हार्ड वर्क, कठिन परिश्रम करना होगा। फर्म विल, मजबूत इच्छा शक्ति, एंड डिटर्मिनेशन, और दृढ़ संकल्प। ये चार चीजें जो हैं वो उसे मदद करेंगी उसका सपना साकार करने के लिए। कौन सा सपना? मोटर मैकेनिक बनने का, अपना खुद का गैराज होने का सपना। आगे अगला एक क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है, वो शॉर्ट वाले क्वेश्चंस में भी था जो आपको 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, और लॉन्ग वाले क्वेश्चंस में भी है जो आपको 3 नंबर में आता है। तो मेंशन द हैजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री। कांच की चूड़ी बनाने वाले उद्योग में काम करने के खतरे कौन कौन से हैं, उनका उल्लेख कीजिए, उनका जिक्र कीजिए। तो आंसर में कहते हैं फिरोजाबाद इज फेमस फॉर बैंगल्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। फिरोजाबाद पूरी दुनिया में कांच की चूड़ी बनाने के लिए प्रसिद्ध है। ऑलमोस्ट ऑल द फैमिलीज आर एंगेज्ड इन दिस बिजनेस। फिरोजाबाद में लगभग हर परिवार इस व्यापार में लगा हुआ है। These families have spent generations working around furnaces, welding glass and making bangles. इन परिवारों ने अपनी पीढ़ियां गुजार दी हैं भट्टियों के इर्द गिर्द काम करते हुए, कांच की चूड़ियों को बनाकर उनको वेल्ड करने में और कांच की चूड़ियां बनाने के काम को करते करते अपनी पीढ़ियां गुजार दी हैं। They work in a dark, dingy rooms without light and air. वो काले जो है अंधकार से भरे काले कमरों में जिनमें हवा और रोशनी नहीं है, ऐसे घुटन वाले, बिना हवा और रोशनी वाले काले अंधकार भरे कमरों में काम करते हैं, बहुत कम रोशनी में। These workers face all these hazards. ये वर्कर जो हैं, ये कारीगर, ये सारे खतरे मोल लेते हैं। इतनी कम रोशनी में काम करने से आईसाइट खराब हो जाती है, आंखों की रोशनी खराब हो जाती है। इट अफेक्ट्स देयर हेल्थ एंड आईसाइट। इससे उनके स्वास्थ्य पर और आंखों की रोशनी पर बुरा प्रभाव पड़ता है। दे समटाइम्स इवन टर्न ब्लाइंड बिफोर दे आर एडल्ट्स। और कभी कभी तो वो कारीगर जो है, छोटे छोटे जो कारीगर हैं, बाल कारीगर,
वो वयस्क होते होते अपनी आंखों की रोशनी खो बैठते हैं। इट इज अ डेंजरस वर्क, ये एक खतरनाक काम है। Along with all these problems, they lead their life in miseries and poverties. तो कह रहे हैं कि इन सभी समस्याओं के साथ वो अपना जीवन जीते हैं माइजरीज में और पॉवर्टी में, दरिद्री और गरीबी में जीवन जीते हैं इन सभी समस्याओं के साथ। अब टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट, इसी हेडिंग का एक लास्ट क्वेश्चन और हम लेते हैं। Why should child labor be eliminated and how? Eliminate means खत्म करना या हटाना। पैसिव की रचना है Why should child labor be eliminated and how? तो कह रहे हैं कि चाइल्ड लेबर यानी बाल श्रम, बाल श्रम मतलब आपने देखा होगा कि जहां किसी मोटर मैकेनिक के गैराज पर, किसी होटल में, किसी नाश्ते के ठेले वेले पर, किसी चाय के ठेले पर आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे, नाबालिग बच्चे काम करते हैं, उसको चाइल्ड लेबर कहते हैं। तो चाइल्ड लेबर को क्यों खत्म किया जाना चाहिए और कैसे कैसे इसे खत्म किया जा सकता है? तो आंसर में कहते हैं चाइल्ड लेबर शुड बी एलिमिनेटेड बिकॉज इट टेक्स अवे द चाइल्डहुड एंड द प्रोस्पेक्ट ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन फ्रॉम द चाइल्ड। बाल मजदूरी को इसलिए खत्म किया जाना चाहिए क्योंकि ये एक बच्चे से उसका बचपन छीन लेते हैं और बचपन में उसके द्वारा अर्जित की जाने वाली जो प्राथमिक या प्रारंभिक शिक्षा है उसकी संभावना को भी छीन लेते हैं। जब बच्चा बचपन में ही मजदूरी या नौकरी करने लगेगा तो प्राइमरी एजुकेशन कैसे प्राप्त कर पाएगा? तो बच्चे की प्राइमरी एजुकेशन की संभावना को भी छीन लेते हैं और उसके बचपन को भी छीन लेते हैं। क्या चीज छीन लेता है? ये बाल मजदूरी। तो इसलिए इसे खत्म किया जाना चाहिए। चिल्ड्रन एम्प्लॉयड एट टेंडर एज एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स, डिश वॉशर्स और हैजार्डस इंडस्ट्रीज लाइक ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, cigarette, बीड़ी फैक्ट्री etc. lose the charm of the spring of their life and they are often vulnerable to mental and physical illness due to this. तो कह रहे हैं कि इस कोमल उम्र में, नाबालिग बच्चे एक कोमल या नाजुक उम्र में होते हैं, तो कोमल उम्र में बच्चों को काम पर लगा दिया जाना। और किन किन कामों में? एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स, घरेलू नौकरों के रूप में। कभी आपने देखा होगा कि किसी के यहाँ कोई बर्तन, कपड़े, झाड़ू पोछा करने कोई छोटी बच्ची या कोई छोटा बच्चा आता हो तो घरेलू नौकर के रूप में। डिश वॉशर्स, बर्तन मांजने वाले, होटल या ढाबों पे कप प्लेटें, चाय की दुकान पे कप वगैरह मांजने या होटल पे प्लेटें मांजने के लिए लगा दिया जाता है। और हैजार्डस इंडस्ट्रीज लाइक ग्लास बेंगल इंडस्ट्री, और खतरे से भरे उद्योग जैसे कांच की चूड़ी बनाने वाले उद्योग, और यहां और भी जिक्र नहीं किया गया, पटाखे बनाने वाले, क्रैकर्स बनाने वाले उद्योगों में भी जहां खतरा बहुत रहता है वहां भी काम करते हैं कई बाल मजदूर। सिगरेट, बीड़ी फैक्ट्री, सिगरेट और बीड़ी बनाने वाली फैक्ट्रियों में, ऐसी जगहों पर इनको लगा दिया जाता है। तो ये क्या करते हैं? अपने जीवन के बसंत ऋतु के आकर्षण को खो देते हैं और वो जो है मानसिक और शारीरिक बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं इस कारण से। आगे कह रहे हैं इन ऑर्डर टू एलिमिनेट दिस प्रॉब्लम गवर्नमेंट शुड इनेक्ट द लॉज फेथफुली। तो कह रहे हैं कि इस समस्या को, बाल मजदूरी को जड़ से खत्म करने के लिए सरकार को जो है बड़े ही निष्ठापूर्वक जो है कानून बनाने चाहिए और उन्हें लागू करना चाहिए। आगे कह रहे हैं अपार्ट फ्रॉम दैट द पेरेंट्स मस्ट बी मेड अवेयर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वर्किंग इन हार्मफुल इन्वायरमेंट्स। इन सब के अलावा ये जो बाल मजदूर हैं इनके माता पिता को इस बात से भी जागरूक करना चाहिए कि जो ऐसे ये खतरनाक माहौल में ये लोग काम कर रहे हैं इस नाजुक उम्र में, तो उसके क्या क्या खतरे हो सकते हैं या क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस, परिणाम हो सकते हैं, उससे इनके माता पिता को अवगत कराना चाहिए। इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू मेक द पब्लिक अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट चाइल्ड लेबर इज अ क्रिमिनल ऑफेंस एंड इज पनिशेबल अंडर लॉ। और यह भी महत्वपूर्ण है कि पब्लिक को, लोगों को भी जागरूक कराया जाए, लोगों को भी ये पता चलना चाहिए, लोगों को इस बात से जागरूक कराया जाए
कि बाल मजदूरी जो है कानूनन जो है अवैध है और कानूनन जो है अपराध है बाल मजदूरी। तो लोग बाग भी इससे अवेयर हों, जागरूक हों, ताकि कभी हम लोग किसी होटल पे, ढाबे पे, किसी मोटर मैकेनिक या किसी चाय की दुकान पर किसी बच्चे को मजदूरी करते हुए देखें तो हम उसका विरोध करके उसे बंद करवाएं। तो लोगों का भी इस बात से अवेयर होना बहुत महत्वपूर्ण है। तो स्टूडेंट्स, यहां पर आकर हमारे इस चैप्टर के, जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग, रिटन बाय अनीस जंग, तो पूरा नाम है चैप्टर का लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। अनीस जंग के द्वारा लिखा गया है ये चैप्टर। इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स यहां पर पूरे होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके नेक्स्ट चैप्टर, थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स शीघ्र ही लेकर आने वाला हूं और अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने वाला हूं। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहूंगा। धन्यवाद।